हेलो एवरीवन, आप लोगों का एक बार फिर से बिहार स्पेशल बैच में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, कमेंट में ज़रूर बताइए। और आपने मध्यकालीन वाला जो पिछला वीडियो है जिसमें हमने मॉडल सेट 1 किया था मध्यकालीन भारत का, आप लोगों ने देखा है कि नहीं? जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है पहले उसको देखिए, क्योंकि आपको पता है, आप देख ही रहे कि यहाँ पर हम लोग मध्यकालीन भारत के मॉडल सेट 2 को करने वाले हैं। मॉडल सेट 1 में हमने 50 क्वेश्चन किए थे और बहुत डिटेल में हमने किए थे। अगेन उस जो आपका फर्स्ट मॉडल सेट है उसके जो भी क्वेश्चन है उसको अगर वो रिपीट भी हुआ है तो उसको यहां से स्किप कर दिया जाएगा, है ना। तो इसलिए आप लोग जिन लोगों ने नहीं देखा है पहले मॉडल सेट 1 देखिए, फिर मॉडल सेट 2 को कंटिन्यू करिएगा। बाकी हम लोग मॉडल सेट 2 को स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है, ठीक है। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्त मित्र यारों में जरूर शेयर कर दीजिए जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए खास करके बिहार एसएससी और बिहार दरोगा के एग्जाम के लिए ये जो सेशन है वो रामबाण होने वाला, एक पूरी एक सीरीज चल रही है बिहार स्पेशल की, और ये क्लास आप लोगों के लिए मस्ट वॉच क्लास है। चलिए जल्दी से क्लास को शुरू करते हैं। सवाल है कि वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ था वह कौन था? जिनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था वो सम्राट था औरंगजेब। देखिए बिहार दरोगा में पूछा गया सवाल है, तो औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक चला था, है ना। देखिए औरंगजेब का शासनकाल जो है 1658 में शुरू हुआ और ये 1707 उनकी मृत्यु तक जो है ये चला, है ना। 1707 तक उनकी मृत्यु तक चला। इसका जो राज्याभिषेक है 2 बार कब कब हुआ था? एक 1658 में हुआ था और एक जो है आपका 1659 में हुआ था। तो 1658 और 1659 2 बार इनका राज्याभिषेक किया गया था। क्लियर है? तो ये सवाल आपको समझ में आ गया। अगले सवाल की तरफ बढ़े। कह रहा है कि सूफी जाने जाते हैं, ये तो बहुत आसान सा सवाल है, ये भी बिहार पुलिस से पूछा गया है। तो देखिए सूफी जाने जाते हैं किस चीज से? तो ये तो मुस्लिम संत को कहा जाता है ना, तो मुस्लिम संत के नाम से जाने जाते हैं। देखिए सूफियों में भी कई घराने हैं, कई संप्रदाय हैं, ठीक है। जैसे आपने है ना चिश्ती का नाम सुना होगा, सिख है ना, सलीम चिश्ती थे। ओलिया, आपने निजामुद्दीन ओलिया का नाम सुना होगा। इसके अलावा जैसे देखिए सोहरावर्दी हैं, कलंदरिया है, ठीक है, कादरी हैं। इस तरह के कई तरह के संप्रदाय जो हैं वो आपको सूफी में देखने को मिलेंगे। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं, चिश्ती है, ओलिया है। ये मैं लिख नहीं रहा हूं, ये बस आप नाम अगर नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। चिश्ती, ओलिया, सोहरावर्दी हो गया आपका, उसके बाद कलंदरिया हो गया, कादरी हो गया। ये सब जो है वो मुस्लिम संत या फिर कहिए कि सूफी संप्रदाय हैं या घराने हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफी शक्तिशाली हुए? अब ये नेता कौन था? ये नेता था चूड़ामन, है ना। ये नेता कौन था? चूड़ामन, जिन्होंने 1721 तक शासन किया, ठीक है। और खास करके ये औरंगजेब की मृत्यु के बाद ये समझिए सत्ता में आए, एक तरह से, है ना, पावर में आए, ठीक है। और इन्होंने, है ना, जाट, कहां के जाट को? तो भरतपुर, है ना, कहा जाता है इनको भरतपुर के जाट के ये असली संस्थापक भी इनको माना जाता है, ठीक है। तो ये देखिए ये कहां? तो भरतपुर। पहले भरतपुर कहां है? भरतपुर में तो खैर आपको पता होगा नेशनल पार्क भी है, ठीक है। भरतपुर है राजस्थान, ठीक है। भरतपुर, है ना, यहां बर्ड सेंचुरी भी है, ठीक है। तो भरतपुर जो है, भरतपुर राजस्थान, भरतपुर के जाट, है ना, जाट जो है उनका जो असली संस्थापक, वास्तविक संस्थापक इनको, है ना, कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक कहा जाता है किनको? है ना, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है ना। किसको कहा जाता है? तो चूड़ामन को कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखेंगे, ये कौन थे? ये चूड़ामन थे, भरतपुर के जाट के ये वास्तविक संस्थापक थे, और राजस्थान, भरतपुर राजस्थान का वो शासक भी था, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़े। चलिए, दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राजकर्ता या महिला शासक भी आप बोल सकते हैं, ये कौन है? तो ये है रजिया, है ना। आपको पता है कि रजिया सुल्तान भारतवर्ष में, है ना, पहले, है ना, जो साक्ष्य के अनुसार देखें तो पहली महिला शासक के रूप में इनको जाना जाता है। ये मुस्लिम शासकों में, ठीक है, क्योंकि हिंदू शासकों में और भी प्रमाण जो है मिले हुए पहले महिला शासकों के। तो ये रजिया सुल्तान है, ठीक है। रजिया सुल्तान आपको पता हो, अगर ध्यान हो, तो ये इल्तुतमिश, है ना, इल्तुतमिश की बेटी है, ठीक है। अब इल्तुतमिश कौन थे? ठीक है, तो ये इल्तुतमिश जो है ना, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने ममलूक डायनेस्टी या ममलूक वंश की स्थापना की, है ना, और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो है, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का ही गुलाम था इल्तुतमिश। देखिए गौरी का, है ना, जो गुलाम था वो आपको पता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम जो है वो इल्तुतमिश बना, ठीक है। और इल्तुतमिश जो है, इल्तुतमिश की ही बेटी थी रजिया सुल्तान, और यही जो है वो शासन में आई, है ना। ये जब इल्तुतमिश का देहांत हुआ, इल्तुतमिश का डेथ 1236 ईस्वी में, 1211 से कहिए कि 1211 से, है ना, 1236 तक उसने शासन किया, ये उसका शासन काल है। तो ये उसने शासन किया, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का, या फिर कहिए कि गुलाम वंश का शासक बन करके वो रहा। 1236 में इसके देहांत के बाद जो है वो सत्ता को लेकर के एक संघर्ष शुरू हो गया। कारण क्या था? क्योंकि जो इल्तुतमिश के अकॉर्डिंग जो है वो जो सबसे सक्षम शासक के रूप में उसके परिवार से वो रजिया सुल्तान ही थी, लेकिन वहां के जो नोबल सब थे, ठीक है, उनके लिए एक महिला का शासन स्वीकार करना बहुत ही मुश्किल कार्य था। तो वो नहीं चाहते थे कि उन पर एक महिला रूल करे, और इसलिए पहले इल्तुतमिश के बेटे को मौका दिया गया, लेकिन वो अयोग्य था, तो रजिया सुल्तान ने उसको हटाकर खुद सत्ता अपने हाथ में ली। रजिया सुल्तान की अगर आप बात करें, ठीक है, तो ये 1236 में शासन में आई और 1240 तक ये रही शासन में, ठीक है। अब इसमें भी एक दो पॉइंट आपको जानना चाहिए, ठीक है। देखिए रजिया
सुल्तान के केस में ना एक दो चीज, जैसे अब देखिए इनमें इनके लाइफ में एक ट्विस्ट पार्ट जिसको कहा जाता है वो आया कि इनको अपने ही एक गुलाम से प्रेम हो गया है ना, जिसका नाम था जलालुद्दीन याकुत। ठीक है, क्या नाम था? तो वो उसका नाम जो है ना, उसको अपने ही शासक से क्या हो गया, वो प्रेम हो गया। और उनका वो शासक कौन था? तो वो था आपका जमालुद्दीन याकुत, है ना, ध्यान में रहेगा कौन था? जमालुद्दीन याकुत। अब जमालुद्दीन याकुत से प्रेम होने के बाद इनका विरोध और बढ़ गया, जब इनका अपने ही गुलाम से प्रेम हो गया। ठीक है, तो उनका नाम तो रजिया सुल्तान को क्या हो गया, याकुत। आप नाम शॉर्ट में ध्यान रख सकते हैं ना, याकुत से क्या हो गया, प्रेम, है ना। याकुत से प्रेम होने के बाद जो है इनका विरोध शासन में और बढ़ गया। और यही भटिंडा के एक गवर्नर थे जिसका नाम था, ठीक है, अल्तुनिया या इख्तियार अल्तुनिया भी इसको कहते हैं, है ना, अल्तुनिया। वो भी रजिया को पसंद करता था और उसी कारण से उन्होंने क्या किया, जो है दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और रजिया को डिफीट कर दिया। इसमें याकुत मारा गया, रजिया को उसने कैद कर लिया। रजिया सुल्तान ने अपनी जान बचाने के लिए अल्तुनिया से विवाह कर लिया और दोनों मिलकर के शासन चला रहे थे। लेकिन नोबल्स जो है उनका विद्रोह बढ़ता गया और फाइनली जो आपका 1240 ईस्वी में अल्तुनिया और रजिया सुल्तान दोनों की हत्या कर दी गई, दोनों को मार दिया गया। ठीक है, और इस तरह से रजिया सुल्तान का शासन खत्म हो गया। चलिए, और उसके बाद एक महत्वपूर्ण शासक इसमें आए थे, बलबन। तो आप ये ध्यान में रख सकते हैं कि ममलूक वंश में जो 4 शासक रहे वो कौन कौन से रहे? मेन जो रहे कुतुबुद्दीन ऐबक जो संस्थापक था ममलूक या गुलाम वंश का, उसके बाद इल्तुतमिश रहा, फिर आपका रजिया सुल्तान और फिर चौथा बलबन रहा, है ना। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की? तो तुगलक वंश मैंने आपको बताया भी था, 5 वंश के बारे में बताया कि कब आया। तो तुगलक वंश जो है आपका 1320 ईस्वी में आया और 1320 ईस्वी से जो है ये 1414 तक चला। ठीक है, और ये सबसे लंबा रहा था, है ना, दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा शासन करने वाला वंश यही रहा था। ठीक है, और इसमें भी मैंने आपको बताया था इसके जो महत्वपूर्ण रूलर है उसको आप जरूर ध्यान में रखिए। खैर, इसकी स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की। इसी को गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है, तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, तो ये ध्यान में रखेंगे। पहले तो आप ध्यान में रखिए कि ये गाजी मलिक है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक, ये लगभग 5 वर्ष इन्होंने शासन किया और इसके बाद इनके बेटे जो है ना, जिसको महमूद, है ना, बिन तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक बोलिए, है ना, वो शासन में आए। तो एक महत्वपूर्ण शासक जो है इसमें मोहम्मद, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक आया। कौन आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक आया। इसके अलावा अगर बात करें, ठीक है, तो इसके अलावा इसमें एक और महत्वपूर्ण शासक जो रहा वो था फिरोज शाह तुगलक। तो इनका भी नाम याद रखेंगे। इसके अलावा भी शासक थे लेकिन वो उतने समय रहे नहीं। फिरोज शाह तुगलक, है ना, तो फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, है ना। अगर मोहम्मद बिन तुगलक की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये 1325 से लेकर के जो है वह आपका 1351 तक ये शासन में या सत्ता में रहा। कब से कब तक? तो 1325 से लेकर के 51 तक ये सत्ता में रहा। वहीं जब आप फिरोज शाह तुगलक की बात करते हैं तो 1351 से लेकर के ये 88 तक ये शासन में रहे, है ना। इनके बारे में आप ध्यान में रखेगा। बाकी देखिए तुगलक वंश में और भी कई शासक बीच में आए। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जैसा फिरोज शाह तुगलक, ये दोनों मेन रहे। इसके अलावा इसमें अगर देखें तो गयासुद्दीन तुगलक शाह सेकंड आए। ठीक है, उसके अलावा अबू बकर, है ना, साहबी आए, नसरुद्दीन मोहम्मद आए। ठीक है, इस तरह के कई सारे शासक जो है वो इस राजवंश में आए, लेकिन ये आपके लिए वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, तो आप इनका, इन दोनों का नाम ध्यान में रखेंगे और इन दोनों के बारे में आप डिटेल पढ़ सकते हैं, इनसे सवाल पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। ये तो हो गया हमारा। कह रहा है मंगोलों के वंशज मुगल कहां के मूल निवासी थे? अब देखिए मंगोलों का वंशज मुगल, बिल्कुल, है ना, बाबर जो है वो आपका, है ना, किसका? चंगेज खां, है ना। अगर आप बाबर की बात करें तो तैमूर और चंगेज खां वो दोनों के ही वंशज हैं। ठीक है, बाबर, और जिसमें मुगल जो है मुगल शासन की स्थापना भारत में की, तो इसलिए मंगोलों के वंशज के रूप में मुगल जाने जाते हैं। और ये मध्य एशिया, है ना, मिडिल ईस्ट वाला क्षेत्र या मध्य एशिया वाला क्षेत्र बोलते, वहां से आए। ठीक है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल शहंशाह ने बनवाया था? अब देखिए ऑब्वियसली यहां पर बनवाया था, देखिए बनवाया तो वैसे इसकी, है ना, जो पत्नी है हामिदा बानो बेगम, उसने बनवाया था एक्चुअली। ठीक है, लेकिन शासन किसका था? तो अकबर का था, तो ऑब्वियसली यहां अकबर होगा। लेकिन हुमायूं का मकबरा जो है वो बनवाया था, है ना, हामिदा बानो बेगम, जो उनकी पत्नी थी अकबर की मां हामिदा बानो बेगम। ठीक है, उनके नेतृत्व में ये बना था, बानो बेगम। ठीक है, तो हामिदा बानो बेगम जो उनके नेतृत्व में 1570 में ये जो है आपका बना था, 1570 में ये बना था। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है आपका। अच्छा, एक चीज जैसे कभी कभी वैसे बहुत ज्यादा तो पूछा नहीं गया है कि वैसे इसके आर्किटेक्चर के बारे में, इसका जो वास्तुकार कौन है, तो वो है आपका कौन? इसका वास्तुकार अगर आपसे पूछ लिया जाए कभी, है ना, तो इसका वास्तुकार है मूसा खान। कौन है आपका? मूसा खान, है ना, तो मूसा खान, ये आप ध्यान में रखेंगे। कौन है इसका वास्तुकार? तो वो है मूसा खान। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। सॉरी। तो अगला हमारा सवाल क्या है कि गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है? अब यह सवाल जो है ना कंफ्यूजन वाला सवाल है। कंफ्यूजन आप लोगों के लिए क्या कंफ्यूजन है? देखिए बहुत लोगों को गुरु ग्रंथ साहिब लगेगा, जो कि गलत है ना। देखिए
गुरु ग्रंथ साहिब को, है ना, जो गुरु गोविंद सिंह ने पूरा जरूर किया था, बट ये गुरु गोविंद सिंह के रचनाओं या उनके वाणियों का ये संकलन नहीं है। और वो है, उसका आंसर क्या हो जाएगा, वो है दसम ग्रंथ। इसमें जो है गुरु गोविंद सिंह की इनकी वाणी, है ना, और इनकी जो रचना है, इनकी जो पवित्र वाणी और प्लस इनकी रचना, ये उसका संकलन जो है, रचना का इन दोनों का ही संकलन जो है उसमें है। ठीक है, इसको संकलित, इसका संकलन बोलिए या संपादन इसमें हुआ है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। वही जब आप गुरु ग्रंथ साहिब की बात करते हैं तो इसको समझिए। देखिए, गुरु ग्रंथ साहिब की रचना जो है वो पांचवें गुरु, सिख के पांचवें गुरु, है ना, पांचवें गुरु जो है वो कौन थे, अर्जुन देव, उन्होंने शुरू की, है ना, वो अर्जुन देव ने जो है उसको शुरू किया। ठीक है, अर्जुन देव ने शुरू किया और इसको कंप्लीट किया था, इसको पूरा किया गुरु गोविंद सिंह ने, है ना। तो ये इसमें खास करके जो पूर्व के संत हैं और गुरु नानक से शुरू करते, तो उनके जो वाणी है उन सबका संकलन है ये। ठीक है, और उसके रिलेटेड है। चलिए, तो पूरा इसको किया किसने, तो ये आपका 10वें गुरु, है ना, 10वें गुरु गोविंद सिंह, है ना, जो गोविंद जी है ना, यानी कि गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। अब देखिए, इसके जो 10 गुरु हैं उनसे भी कभी कभी सवाल आपसे पूछ लिया जाता है, तो आप सिख के जो 10 गुरु हैं उनके नाम जरूर याद रखिए। लेकिन हाँ, ज्यादा सवाल जो है पूछा जो जाता है वो 3-4 के बारे में। एक तो गुरु नानक देव जी के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, उनका जन्म स्थान पूछ लिया जाता है या उनका किस वर्ष जन्म हुआ। इसके अलावा जो 5वें गुरु है ना, सेकंड गुरु, उनसे भी एक सवाल बनता है, वो आई थिंक ये आएगा, है ना, तो मैं वहां पर बता दूंगा, अंगद देव जी जो हैं। इसके अलावा 5वें गुरु जो अर्जुन देव हैं उनसे तो पूछता ही सवाल। ठीक है, इसके अलावा गुरु तेग बहादुर जो 9वें गुरु थे और गुरु गोविंद सिंह के पिता थे, है ना, तो 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह है। तो इन सब के बारे में सवाल बनता है, तो इनको तो जरूर आप याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री एवं इतिहासकार को न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा उसका स्वागत हुआ, है ना। तो देखिए, ये तो कौन था, ये था आपका मोरक्को कह दिया तो वहीं से पता चल गया, ये इब्न बतूता, है ना। इब्न बतूता जो है वो 1333 ईस्वी में आया था। ठीक है, जिस समय मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था और उन्होंने ही इसका स्वागत किया था। ठीक है, इब्न बतूता, है ना, इब्न बतूता के बारे में जानते हैं, इन्होंने एक किताब, एक यात्रा वृतांत लिखा था, रिहला, जो बहुत प्रसिद्ध है, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है पहले वाले वीडियो में। ठीक है, चलिए उसके अलावा अगर देखें, यहां पर जैसे फरिश्ता को अगर बात करिए, फरिश्ता कौन है, ठीक है, इसका आंसर ये आंसर जो है आपका ये हो जाएगा। लेकिन यहां फरिश्ता की अगर बात करें तो ये फारसी ट्रेवलर था। ठीक है, फारसी यात्री था या ट्रेवलर बोलिए, तो एक फारसी यात्री था। ठीक है, वहीं अल बरूनी से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होगा कि ये महमूद गजनी, है ना, महमूद गजनवी या गजनवी, है ना, गजनवी, उसके साथ ये आया था, महमूद गजनवी के साथ जो है वो आया था, कौन, अल बरूनी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि अल बरूनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अबुल फजल के बारे में मैंने पिछले क्लास में बताया था, ये अकबर के कोर्ट में था, अकबर के 9 रत्नों में से, है ना, अकबर के रत्न, है ना, 9 रत्नों में से एक जो है ये थे। ठीक है, अबुल फजल, ये इन्होंने, है ना, क्या लिखा था, अकबर नामा जो है ना, उसका संकलन किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद गवान के राज्यों में एक प्रसिद्ध वजीर और वकील थे, मतलब किसके राज्य में, ठीक है, कौन से राज्य में, बेसिकली यहां डैश होना चाहिए था, मोहम्मद गवान डैश के, है ना, राज्य में एक प्रसिद्ध वजीर और वकील था, और ये था बहमनी साम्राज्य, है ना, कौन सा था, बहमनी साम्राज्य, जिसकी स्थापना 1347 ईस्वी में हुई। ठीक है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1300 यानी कि 1347 में हुई, जिसके संस्थापक जो है वो बहमन शाह थे, जिसको, है ना, हसन गंगू भी कहा जाता था। कौन थे, तो बहमन शाह। तो इसकी बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, ये थे बहमन शाह। ठीक है, बहमन शाह, है ना, या इसको हसन गंगू भी कहा जाता है, शाह, है ना। इन्हीं का दूसरा नाम क्या है, इन्हीं का दूसरा नाम है हसन गंगू। क्या नाम है, हसन गंगू। तो ये ध्यान में रखेंगे, कौन है, हसन गंगू। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला सवाल है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहां। ये आप जानते होंगे, जो लोग बिहार से वो तो जरूर जान रहे होंगे कि ये बिहार का सासाराम। सासाराम कहां पर है, ये रोहतास जिले में है। ठीक है, तो रोहतास में है। ये ताजमहल की आकृति जैसा, या कहिए ताजमहल जैसा दिखने वाला आकृति है ना। एक ये बिल्डिंग और जो बीबी का मकबरा, ये दोनों ताजमहल से बहुत ज्यादा सिमिलर स्ट्रक्चर में है। ठीक है, तो चलिए याद रखिएगा, सासाराम रोहतास में है ना। शेरशाह सूरी के द्वारा ये मकबरा उन्हीं के द्वारा एक्चुअली बनवाया गया था। उन्होंने 1540 से 45 के बीच में यह बनना शुरू हुआ। ठीक है, शेरशाह की मृत्यु के 3 महीने बाद जो है इसको पूरा किया गया उसके पुत्र के द्वारा। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। तो अगला सवाल हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की। यह है गुरु अंगद देव। ये सिख धर्म के दूसरे गुरु हैं, सेकंड गुरु है। ठीक है, और ये है कौन से, गुरु अंगद देव जी। ठीक है, और इन्होंने जो है गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी, ये आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बाकी अर्जुन देव, गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह, इनके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है ना। प्रीवियस वीडियो में भी क्वेश्चन आया था और यहां पर भी। निम्नलिखित में कौन चंगेज खान का समकालीन था। देखिए, चंगेज खान मंगोल शासक था और उसने इस शासक यहां पर जो उसका समकालीन उस समय भारत पर तो प्रॉपर आक्रमण नहीं हुआ था उसका। ठीक है, और उसको रोक दिया था, वो था इल्तुतमिश। तो सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो है वो उसमें, है ना, चंगेज खान के समकालीन शासक था, जो 1200, आपको पता है 11 से 1236 तक इल्तुतमिश शासक रहा था। अभी जस्ट मैंने बताया। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ देखते हैं।
अगला सवाल है, खालसा पंथ की स्थापना किसने? ये तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी, है ना। कब की थी? 1699, 1699 में। कई बार पूछा गया सवाल है। ये बैसाखी के दिन जो है ना, जो बैसाखी सेलिब्रेट किया जाता है, तो उसका एक कारण ये भी माना जाता है, तो बैसाखी के दिन ही जो है इसको खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कह रहे मुगल प्रशासन में निम्नलिखित को मुहतसिब कहा जाता था। देखिए मुहतसिब किसको कहा जाता था? ये एक जन नैतिकता का प्रभारी अधिकारी होता था, है ना। जन नैतिकता का एक प्रभारी अधिकारी जिसको क्या किया जाता था, इसको है ना मुहतसिब कहा जाता था, मुहतसिब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा है, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके? ये तो मैंने कई सारे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाया, वहां भी इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन थे। और ये हुआ था किसका? तो बाबर और इब्राहिम लोदी, हमको पता है। और यहीं से मुगल वंश की स्थापना हुई। पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई, तीसरी लड़ाई, पिछले भी वीडियो में इससे क्वेश्चन आया था, है ना। तो ये आप जरूर ध्यान में रखिए। अगर आप पीवाईक्यू को फॉलो कर रहे हैं सीरीज को, तो आपको इसका बहुत डिटेल पता होगा। मैंने सारे ही डिटेल बता रखे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सल्तनत काल से संबंधित नहीं है? देखिए बलबन सल्तनत काल में था, है ना। शेरशाह सूरी का संबंध सल्तनत नहीं, ये मुगल काल से है। ठीक है, मतलब मुगल काल में ये आ जाते हैं, है ना। इन्होंने सूरी वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये मुगल काल से संबंधित है। बाकी तो आपको पता है रजिया, इल्तुतमिश, बलबन, ये सब तो तीनों एक ही, है ना, जो आपका ममलूक वंश या गुलाम वंश है उसी के शासक रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा है, बीरबल अपने किस गुण के कारण प्रसिद्ध? ये तो बुद्धिमानी, इससे मतलब आसान सवाल आपसे क्या ही पूछेगा। आप पिछले जो वीडियो में इससे एक सवाल पूछा गया था, है ना, कि वो है दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू जो है वो आपका बीरबल ही था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखते हैं। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? ये तो आपको पता ही होगा कि ये देखिए अलाउद्दीन खिलजी तो मेन रूलर था, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी जो है वो उसका संस्थापक था। और उसी का कहिए भतीजा जो है ना, ये आपका अलाउद्दीन खिलजी था। और अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात विजय के बाद, है ना, गुजरात विजय के बाद जो है वो जब जलालुद्दीन खिलजी से मिलने गए थे, तो वहीं पर उन्होंने इसकी हत्या कर दी थी, है ना। और जलालुद्दीन खिलजी की हत्या के बाद अलाउद्दीन खिलजी शासन में आया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जलालुद्दीन खिलजी थे। ठीक है, इन्होंने खिलजी वंश की स्थापना की। और कब की थी? तो ये आपको पता ही है कि ये आपका 1290 ईस्वी में हुआ था, 1290 ईस्वी। ठीक है, और ये खिलजी वंश जो है वो कब तक रहा था? 1320। ये तो कई बार आ चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है बक्सर का युद्ध। ये भी मॉडर्न हिस्ट्री में भी इससे कितनी ही बार क्वेश्चन आया है कि मॉडर्न बक्सर का युद्ध जो है 1764 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेज और उधर एक जो एक तीन आर्मी का एक अलायंस था, बेसिकली तीन लोगों का, जिसमें अवध का जो नवाब था शुजाउद्दौला, है ना, बंगाल का जो नवाब था मीर कासिम, और मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड, उनकी संयुक्त आर्मी थी। और इधर अंग्रेजों को लीड कर रहे थे हेक्टर मुनरो, और उसने इसको पूरी तरीके से डिफीट कर दिया, संयुक्त आर्मी को डिफीट कर दिया। और इसके बाद ही बंगाल बिहार वाले प्रांत का जो टैक्स राजस्व वसूलने का, है ना, जो है वो अधिकार किसके पास? अंग्रेजों के पास चला गया। ठीक है, तो ये सब हम लोग ने मॉडर्न हिस्ट्री के जो आपका सीरीज मैंने अभी जस्ट कंप्लीट किया कुछ दिन पहले, उसको आप जरूर देखिए, वहां आपको पूरा डिटेल इसको मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो पानीपत की पहली लड़ाई के बाद ही मानी जाती है भाई, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 को हुआ। सोमनाथ मंदिर को किस मुसलमान आक्रमणकारी ने ध्वंस किया? ये तो महमूद गजनवी थे, है ना। 17 बार कहा जाता है कि उन्होंने आक्रमण किया था, 17 बार आक्रमण, है ना, 17 बार आक्रमण जो है इसने किया था। ठीक है, आक्रमण किया। और इसके अलावे देखिए 17 बार आक्रमण भी किया, और साथ ही आप एक चीज और ध्यान रखिए। ठीक है, और इसका जो मेन आक्रमण है ना, वो 1026 में हुआ था, है ना, 1026 में जो इसका मेन आक्रमण हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और सोमनाथ मंदिर को तो खैर पूरी तरीके से उसने तबाह भी कर दिया और लूट भी लिया था। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा, अभी पीछे अष्ट प्रधान पद्धति आई थी, ठीक है, शिवाजी के द्वारा लाया गया था, उसी में एक पत्ता पेशवा ने बताया भी था, ये है ना प्रधानमंत्री या जो मुख्यमंत्री होता है उसको कहा जाता है। ठीक है, पेशवा कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदाड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी ने कब की थी? ये थोड़ा इसमें है, तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन मेडिएवल में घुस गया है। ठीक है, तो देख ले, जान लीजिए। ये आपको पता होगा, है ना, कि 1922 में दरअसल बौद्ध स्तूप की खोज की जा रही थी, और उसी के खोज के क्रम में जो है आपका मोहनजोदाड़ो का खोज हो गया या मिल गया, है ना। तो 1922 में आर.डी. बनर्जी द्वारा इसकी खोज की गई थी, और बहुत ही महत्वपूर्ण हड़प्पाकालीन स्थल है। इसके बारे में कई सारी जानकारियां प्राप्त हुई। तुगलक वंश का इतिहास किस ग्रंथ में संग्रहित है? देखिए, तुगलक वंश का जो इतिहास है ना, वो तारीख फिरोज शाही, ठीक है, इस किताब में संकलित है। अब तारीख फिरोज शाही किताब जो है, इसको ये आपको जानना पड़ेगा कि इसको लिखा किसने था। तो देखिए, तारीख फिरोज शाही किताब जो है, इसको लिखा था जियाउद्दीन बर्नी ने। किसने लिखा था इसको लिखा था जियाउद्दीन बर्नी। तो बर्नी भी नाम ले सकते हैं, या फिर आप जियाउद्दीन, है ना, जियाउद्दीन बर्नी, है ना, जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी का नाम याद रखेंगे। ठीक है, इन्होंने लिखा था, है ना। चलिए, फिरोज शाह तुगलक के संरक्षण में ये रहते थे, ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी, और उसने तारीख फिरोज शाही लिखा था, जो कि तुगलक वंश के इतिहास से संबंधित एक ग्रंथ है। आगे बढ़े। कह रहा है कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई? तो ये तो आपको पता होगा, अगर, है ना,
मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 में है। इसी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसने खुद को सम्राट के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि वो उससे पहले गुलाम था, है ना। ठीक है, सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। कह रहा है कि इल्तुतमिश, सॉरी, सवाल है कि इल्तुतमिश दास वंश का सुल्तान कब बना। दास वंश, अच्छा गुलाम वंश को दास वंश इन्होंने लिख दिया है, ठीक है, क्वेश्चन में। एक्चुअली ये गुलाम वंश, इसी को दास वंश तो वर्ड यूज नहीं करते हैं ना, यहाँ या तो गुलाम या ममलूक बोलते हैं, ठीक है। तो इल्तुतमिश का बना, ये तो मैंने बताया 1211 में बना, 1236 तक ने शासन किया, ये कई बार आ गया। फिर इसकी बेटी रजिया सुल्तान शासन में आई, ये पहले कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, फिर उसको आजाद कर दिया और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बेटी का विवाह इल्तुतमिश से कर दिया था। तो एक तरह से संबंध में इल्तुतमिश जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद लगता था। अलाउद्दीन ने गुजरात पर कब विजय प्राप्त की, मैंने बताया भी था 1297 ईस्वी में उन्होंने गुजरात पर विजय की थी, है ना। उस समय गुजरात, ये बघेल वाला जो क्षेत्र था, बघेल के शासक जो है उसको डिफीट करके, है ना, और बघेल के शासक थे राय करनदेव, उसको डिफीट किया। और यहीं से अगर आपको याद हो, अगर आपने इससे अलाउद्दीन की वो पद्मावत एक मूवी आई थी उसमें देखा होगा, इसका एक वफादार था जिसका नाम था मलिक काफूर, है ना। मलिक काफूर को जो है, मलिक काफूर को इसी युद्ध के बाद वो गुजरात विजय से ही लाया था, ठीक है। यहीं से मलिक काफूर को वो लेकर के आए थे, मलिक काफूर। बात समझ में आ रही है, ध्यान। ये गुजरात विजय से, और गुजरात विजय में कहां पर, वो बघेल जो है, बघेल है ना, वहां उसके बघेल के शासक, ठीक है, बघेल के शासक को हराया था। बघेल के शासक को हराया था, और वो कौन थे, राय कर्णदेव, है ना। राय कर्णदेव इनका नाम अगर आप देखना चाहें, है ना, कर्णदेव जो है उनको डिफीट करके, तो मलिक काफूर को वहीं से लेकर के आए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या, जरा देखिए, कह रहा है क्या कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म, ये पहले भी आया था, यहाँ थोड़ा डेट ऐड कर दिया, तो 18 फरवरी 1486 को जो है चैतन्य महाप्रभु का जन्म जो है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में हुआ, ठीक है। इनका नाम अगर आप देखेंगे, इनका जो शुरुआती नाम था वो विश्वंभर था। इनका शुरुआती नाम जो है चैतन्य महाप्रभु का, इन्हीं का नाम जो है विश्वंभर, है ना, विश्वंभर था, ठीक है ना। इन्होंने जो है वैष्णव धर्म का, है ना, बेसिकली वैष्णव धर्म का जीर्णोद्धार किया, वैष्णव धर्म का जीर्णोद्धार, बंगाल और कहिए कि जो उत्तरी प्रांत है बंगाल में वैष्णव धर्म का जीर्णोद्धार किया, ना, जीर्णोद्धार, है ना, जीर्णोद्धार किया, ठीक है। उससे संबंधित है चैतन्य महाप्रभु। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को हम लोग देखते हैं, है ना। तो हमारा अगला सवाल क्या है, तो अगला सवाल हमारा है आराम शाह का, है ना, जो शासन काल है वो कब से कब तक माना जाता है। देखिए आराम शाह बेसिकली जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के जो है दत्तक पुत्र थे, ठीक है। और इनका शासन बहुत छोटा, बहुत कम समय के लिए 1210 से 1211 रहा था। इसके बाद इल्तुतमिश जो है वो शासन में आ गया, ठीक है। आप जानते हैं इल्तुतमिश के बारे में, ठीक है। तो आराम शाह उसी से है, संबंधित है। शिवाजी को युद्ध कला में निपुण बनाने वाले व्यक्ति कौन थे, ये थे दादा कोंडदेव, है ना। ये कौन थे, तो ये नाम आप याद रख लीजिएगा, शिवाजी के गुरु थे, ठीक है। और इन्होंने इनको, है ना, शुरू से बचपन से ही कहा जाता है कि उन्होंने शिवाजी को ट्रेन किया था, साहसी और, है ना, हिम्मती बनाया था, ठीक है, दादा कोंडदेव। आगे बनते हैं। गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे, ये तो कई बार आ चुका है भाई, 10वें गुरु, अब बार बार यही सवाल है ना। औरंगजेब की मृत्यु कहां हुई थी। अरे देखिए औरंगजेब का मकबरा और मृत्यु दोनों अलग है। देखिए इसकी मृत्यु हुई थी अहमदनगर, महाराष्ट्र में ही है, लेकिन और मकबरा औरंगाबाद में, तो ये ध्यान में रखें, कंफ्यूज नहीं होंगे। मृत्यु, ये सवाल कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। तो मृत्यु हुई थी अहमदनगर में, लेकिन मकबरा कहां पर है, औरंगाबाद में, ठीक है। और बीवी का मकबरा, जो इनकी पत्नी का मकबरा है, ठीक है, वो भी वहीं पर था, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित नवाबों में से किसने सफदर जंग, है ना, ये थोड़ा नाम यहां गलत लिया है, ये सफदर होगा, है ना, सफदर जंग के मकबरे, है ना, सफदर जंग के मकबरे का निर्माण, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कह रहे निम्नलिखित नवाबों में से किसने सफदर जंग के मकबरे का निर्माण करवाया, ये था नवाब शुजाउद्दौला। किसने करवाया था, नवाब शुजाउद्दौला ने जो है वह सफदर जंग के, है ना, मकबरे का निर्माण कराया। अब देखिए सफदर जंग के बारे में आप एक दो पॉइंट ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले तो ये मुगल शासक अहमद शाह बहादुर के वजीर थे। कौन थे, तो ये जो सफदर हैं ये मुगल शासक अहमद शाह के वजीर थे, है ना। तो ये मुगल शासक अहमद शाह के वजीर थे, मुगल शासक, है ना, सॉरी, शासक अहमद शाह के, है ना, अहमद शाह के वजीर, ठीक है, अहमद शाह के वजीर थे, के वजीर, है ना। तो अहमद शाह के वजीर थे, पहला पॉइंट, ठीक है, ये ध्यान रखिए। दूसरा, इसके बारे में एक चीज और आप ध्यान रख सकते हैं, वो बहुत विशेष तो नहीं है, हाँ, लेकिन ये ध्यान रखिए कि ये मकबरा कहां पर, ये जो सफदर जंग जो है इसका मकबरा कहां है, ये मकबरा जो है इनका दिल्ली में है। कहां पर है, ये दिल्ली में है, संगमरमर और लाल चूना पत्थर से बनाया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा। तो हमारा अगला सवाल है कि दिल्ली का सुल्तान जिसने सीरी का किला बनवाया था। देखिए मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए, या फिर कहिए कि मंगोलों के हमले से शहर को बचाने, दिल्ली शहर को बचाने के लिए ये सीरी का किला, ऐसा एक
कहा जाता है, अब पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है ना, कि कहा जाता है कि ये जो किला है वो 8000 मंगोलों के सरों से बनाया गया, या सर को रख करके बनाया गया था, उसमें सर को दफन किया गया था। और ये बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने बनवाया था? तो सीरी का किला जो है कहा जाता है लगभग ये 1303 ईस्वी के आसपास बना था, ठीक है, ईस्वी के आसपास ये बना था, ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे, आसपास बना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या हो जाएगा कि अकबर के 1567 के अभियान के दौरान मेवाड़ का शासक कौन था? तो उस समय देखिए 1500, ये जो मेवाड़ का शासक उस समय था वो राणा उदय सिंह था, और उदय सिंह सेकंड था एक्चुअली, ठीक है। तो राणा उदय सिंह द्वितीय जो है उस समय यही शासक थे जब अकबर ने, है ना, इस गुजरात वाले क्षेत्र में बेसिकली कहिए, ठीक है, अभियान किया था, तो उसमें, है ना, गुजरात राजस्थान वाले क्षेत्र में। तो आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ देखते हैं। अच्छा, ये राणा उदय सिंह जो है ये महाराणा प्रताप के पिता भी हैं, ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। उदय सिंह ये क्या है? महाराणा प्रताप के पिता, तो ये ध्यान में रखेंगे, महाराणा प्रताप के पिता थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल राजकुमारी गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा था, और ये हुमायूं नामा उन्होंने किसके अनुरोध पर लिखा था? तो ऑब्वियसली अकबर की ये एक तरह से बुआ लगी, ठीक है, और है ना बाबर की वो बेटी थी, लेकिन ये हुमायूं जो है और गुलबदन बेगम ये सौतेले भाई बहन थे, ठीक है। और गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा, ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे कि हुमायूं नामा किसने लिखा है, ठीक है, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा है, ठीक है, और ये अकबर की सिफारिश पे, अकबर के कहने पर लिखा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा, अगला सवाल क्या हो जाएगा? तो कह रहे कन्नौज की लड़ाई किसके बीच? बहुत फेमस, मैंने इसके बारे में पहले भी कई बार बताया, है ना। ये लड़ाई हुई थी हुमायूं और सिरसा। हुमायूं और सिरसा के बीच दो लड़ाई हुई थी। पहली हुई थी चौसा की लड़ाई। पहली कौन सी हुई? पहले चौसा का युद्ध हुआ, ठीक है, चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, तो बिहार वाले क्षेत्र में हुआ। फिर आपका कन्नौज जो उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र है वहां पर हुआ, और इस लड़ाई के बाद मुगल शासन कहिए कि खत्म हो गया कुछ समय के लिए, ठीक है, और सूरी वंश की स्थापना दिल्ली में हो गई, ठीक है, सिरसा सूरी के नेतृत्व में। तो कन्नौज 1540 में दोनों ही युद्ध में जो है, और हुमायूं को जो है सिरसा सूरी ने डिफीट किया था, ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है निकोलो कॉन्टी नामक यात्री किसके शासन? देखिए निकोलो कॉन्टी जो है विजयनगर साम्राज्य में आया था। कहां पर? विजयनगर साम्राज्य में, और ये देवराय प्रथम, है ना, देवराय प्रथम के शासन काल में आया था, ठीक है। लगभग अगर आप देखिए ईस्वी की अगर मैं बात करूं तो ये आई थिंक के आए थे, ठीक है, जो निकोलो कॉन्टी भारत आए थे, है ना, वो आए थे आपका 1420, और उस समय 1422 तक जो है शासक देवराय प्रथम था। तो ये आप ध्यान में रखें, निकोलो कॉन्टी जो है ये 1420 में आया था, और इस समय शासक जो है वो आपका देवराय प्रथम थे, ठीक है। कौन थे? देवराय प्रथम। 1422 तक जो है इन्होंने शासन किया था, 1422 तक, बहुत प्रमुख तक शासन किया, है ना, शासक थे। चलिए तो ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? वह मोरक्को से था, ये तो सत्य, मोरक्कन है। वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था, बिल्कुल सही, और उसने रहला लिखा, ये तीनों ही बात सही है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? सभी सत्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, आज के क्लास में इतना ही क्वेश्चन था। कारण है कि मैंने बाकी और क्वेश्चंस जो रिपीटेड क्वेश्चंस थे, देखिए मैंने अगेन कहा ना बहुत सारे क्वेश्चन इसमें भी बहुत रिपीटेड थे, है ना, लेकिन मैंने फिर भी उसको रख दिया। लेकिन जो बहुत ज्यादा बहुत कॉमन क्वेश्चन था रिपीटेड, उसको मैंने एलिमिनेट कर दिया था, हटा दिया था। इसलिए इसमें हमने 41 क्वेश्चन जो है वो किए। इसमें हमने कितने किए? 41 क्वेश्चन किए। अब जो आपका है ना, जो आगे बेसिकली मॉडल सेट आपका 3 है, ये मध्यकालीन भाग का मॉडल सेट, वो अगले क्लास में होगा, तो हम लोग उसको अगले क्लास में देखेंगे। इस क्लास में इतना ही। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर करिए, है ना। इस चैनल पर कंटिन्यूअसली क्लास चल रहा है, अगर आप देख भी सकते हैं, आप चैनल को खोल करके पूरा वीडियो देखिए। अलग अलग सीरीज चल रही है, खास करके उसमें बिहार स्पेशल सीरीज जो है वो बहुत खास है बिहार के एग्जाम के लिए और बिहार के बच्चों के लिए। ये बहुत ही वरदान साबित होने वाला है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।